तो सर ये कब लगा सकते हैं? 14 साल तक के बच्चों को असर होता है। अच्छा। सर उसके एक और बाद क्वेश्चन। सॉरी सॉरी, अनु कंटिन्यू। और जैसे कि और एज की कोई लगवाना चाहे या कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ? वो तो फिर इम्यून सिस्टम, देखिए इम्यूनिटी जो है ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव है। इम्यूनिटी किसी दवाई से कभी नहीं आ सकती, किसी हम्म। वैक्सीनेशन से कभी इम्यूनिटी नहीं आ सकती। कोविड के टाइम पे लोग इम्यूनिटी के लिए दुनिया भर की चीजें यूज कर रहे थे। अब उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत ही डरावने थे। इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में बहुतों ने अपना लिवर खराब कर लिया। वो है ना, वो लिवर का स्पेशलिस्ट कौन, लिवर डॉग, उसने कितनी सारी रिसर्चेस पब्लिश की। इवन हिमालय वालों ने उनके ऊपर केस भी कर दिया। बेचारे का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया, बहुत कुछ हुआ। तो इम्यूनिटी बहुत सब्जेक्टिव है। इम्यूनिटी पे ऐसे मत फंसिए कि कुछ खा लेंगे, कुछ ले लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी पूरी तरह से आपके हाथों में। अगर आपका लंग्स अच्छा काम कर रहा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आपके पास खून अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। अगर लंग्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन ज्यादा है, लंग्स अच्छे नहीं है तो भी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। दोनों अच्छे हैं लेकिन आपके पास न्यूट्रिशन नहीं है तो भी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। न्यूट्रिशन भी है, लंग्स भी अच्छा है, ब्लड भी अच्छा है। आप आपका हिस्टामीन्स जो है वो जैसे एलर्जिक रिएक्शंस है, आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज जो है हिस्टामिनिक रिएक्शंस कर रहे हैं, वो खुद आपकी इम्यूनिटी को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं इम्यूनिटी खराब होने के। अब सच्चे वाले कौन से कारण है सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने सारे थ्योरीज पढ़ चुके हैं कि कंफ्यूजन बहुत है। इसलिए इस टॉपिक पे मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि आप अपनी बुद्धि लगाएं। आपको जब लगे कि एलोपैथी का हाथ पकड़ना है एलोपैथी पकड़ लो, जब लगे आयुर्वेदा का पकड़ना है आयुर्वेदा पकड़ लो, जब लगे नहीं होम्योपैथी पकड़ना होम्योपैथी पकड़ लो। ठीक हो जाओ जिससे भी पकड़ लो। थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं? Right? सर कई लोगों का ना खट्टा कुछ भी खाते ही अचानक से गला खराब हो जाता है, उसका क्या रीजन है? थोड़ा सा भी खाया, मतलब जस्ट एक अगर ड्रॉप भी चली गई है नींबू की या किसी ऐसी चीज की, तो एकदम से उनका गला खराब हो जाता है। ये हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है एस्कॉर्बिक एसिड की, या फिर किसी भी एसिडिक नेचर की चीज की। क्योंकि एसिड जो है वो क्या करता है, सेल्स का बाहर एक लेयर जानू उसको बनाता है। बिल्कुल खेलने देना है। सेल्स की function- हम्म। इसको खाना खाने दो और इसको हिंदी का देखिए एसिड करता क्या है वो समझ लीजिए। एसिड जो है वो आपके सेल्स के चारों तरफ एक लब मतलब एक लेयर तैयार कर देता है। अब उस लेयर की वजह से आपके सेल का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हमको एसिडिक खाने से दूर रहने की बात कही जाती है। और इस एसिडिक खाने को मैनेज करने के लिए हमारे पास बड़ा वाला एसिड होता है, HCl। तो HCl गले तक तो जा नहीं रहा है। अब ये क्या हो सकता है कि जिसको हाइपर एसिडिटी रही हो, जिसके गले के थोड़े सेल्स डैमेज हुए हो पहले से, ऐसे लोगों को हो सकता है, क्योंकि नेचुरली सबको तो नहीं होता। जी सर। पर इसका कोई फिक्स ये रूल अभी तक मैंने नहीं पढ़ा कि इस इंसान को होगा इसको नहीं होगा, या इसको इसलिए होगा इसको इसलिए नहीं होगा। तो सर मैनेजेबल है ये किसी तरह से कि हाँ नहीं? बिल्कुल, गरारे कर लीजिए, मैनेजेबल हो जाएगा। मतलब थोड़े, इन द सेंस कि वो खा के ऐसा हो ही ना, ये मैनेजेबल हाँ, नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ थोड़े दिन गरारे कर लीजिए, आपके गले के सेल स्ट्रांग हो जाएंगे। गरारे हम ओके। करते हैं ना, हाँ गरारे। जी, हाँ जी, कुछ लोग हाँ जी। बीटाडीन से गरारे करते होंगे, कुछ लोग जी। नमक वाले पानी से गरारे करते हैं कुछ लोग पानी में तेल मिला के गरारे करते हैं। बहुत तरीके से आप गार्गल करते हो। सो गार्गल ओके। करने के लिए जो आप तरीके यूज करते हो, अभी आप देखोगे वो कोलगेट वाला वो लिस्ट्रीन से गरारे करते हैं लिस्ट्रीन। लोग। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जो गरारे करने के। उसका मकसद ही ये है कि सेल्स को क्लीन करना। सेल्स को जितना क्लीन करोगे उतना सेल्स अपना खुद का डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा कर लेंगे अपने आप को, उतना वो
फिर से हेल्दी बटर, खाना। अंडरस्टूड। सर ये अल्सर में गरारे कर सकते हैं हाँ, ऐसे? कौन से अल्सर में? माउथ गले अल्सर? गले में। हाँ। गले में कोई अल्सर नहीं होता दीपिका जी। या तो अल्सर मुंह में होगा, गले में जो है ना आपको इन्फेक्शन हो सकता है, अल्सर नहीं होगा। अल्सर और इन्फेक्शन में डिफरेंस समझ लीजिए पहले। अल्सर जो है वो आपकी कमी की वजह से होता है। अल्सर मतलब घाव, और ये बढ़ता है अगर इसको सही तरीके से आपकी बॉडी प्रोटेक्ट ना करे, सही तरीके से आपकी बॉडी हील ना करे तो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शंस अगर आपको हुए हैं, आप कुछ मत करो, थोड़े दिन बाद आपकी बॉडी नेचुरली उनको खत्म कर देगी। तो इन्फेक्शन हमेशा बाहरी कारण से होता है और अल्सर हमेशा आंतरिक कारण से होता है। आप देखते हो ना, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है लोगों को। फिर लोग बोलते हैं कि अरे विटामिन बी खाओ और ठीक हो जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स खा लो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स वो अपने डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए खाते हैं, डाइजेशन इंप्रूव होता है, अल्सर अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए तो आज हम सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। सर एक न्यूट्रिशन पे क्लास लेंगे क्या सर? न्यूट्रिशन मतलब जनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब चीजें। तो सबने, आप सबने योगा क्लास में पढ़ा ही होगा, आपने सबने पढ़ा होगा जनरल न्यूट्रिशन क्या होता है भाई। प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सब तो पढ़ा होगा ना आपने। हाँ सर ये तो है, लेकिन फिर भी फिर भी मतलब समझा नहीं, क्या कंफ्यूजन न्यूट्रिशन होता में है सर कुछ पता क्या नहीं। अलग चीज होती है? मतलब बेहतर न्यूट्रिशन सब लोग लेते हैं सर, लेकिन फिर भी सब क्यों नहीं कमी लेते, आती है? नहीं नहीं शिल्पा जी, ये गलत बात है। ये जो आप कह रहे हो ना सब लेते हैं, यही सबसे गलत सेंटेंस है। बेहतर न्यूट्रिशन सब समझते ही नहीं। अब अभी अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने 5 दिन का खाना लिख के दो, तो मैं आपको ही दिखा दूंगा कि आपके ही खाने में न्यूट्रिशन नहीं। सर ऐसा तो कोई नहीं होगा ना कि मतलब अपने को सिर्फ वही खाना खाना चाहिए जो मतलब होता है, सभी लोग मैक्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है पता है? हम्म। आज मेरे पास कोई चीज ज्यादा है, मेरी बॉडी ने उसको स्टोर कर लिया, कल यूज कर लिया। हम्म। मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की चीजें हैं, हमारी बॉडी ऑटो सिंथेसाइज करती है। पर हम्म। ऑटो सिंथेसाइज करने के लिए उसको मीडियम देना पड़ेगा। आप सुनते हो ना विटामिन डी मिलेगा आपको सूरज की रोशनी से, फिर भी देखो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी तेज होती जा रही है। क्यों होती जा रही है तो भाई? जब सूरज तो और गर्म होता जा रहा है उल्टा है। आप देखो गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन विटामिन डी कम होता जा रहा है। तो सूरज की रोशनी में एक्सपोज नहीं कर रहे हैं ना सर, सारे टाइम एसी में बैठा है या रूम में बैठे हुए या घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कैल्शियम, कैल्शियम जो है, मुझे लगता है तो कि किसी का कम होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने आपको इतना बेहतर सिस्टम दिया हुआ है, आप कुछ भी खाओगे उसमें से दूध डाल के कैल्शियम निकाल लेगा। इतना बेहतर हार्मोन है आपके पास, कैल्शियम। तो न्यूट्रिशन जो है ना, वो खाने से ज्यादा जरूरी है सीजनल खाना खाने से, खाने में वैरायटी लाने से। तो जितना खाने में वैरायटी होगी उतना आप हेल्दी खाओगे। अब हम खाने में जब से वैरायटी कम करने लगे, तब से प्रॉब्लम होने लगी। मेरे दादाजी बताते थे कि उनके बचपन में ये वाला जो सीजन है ना, वो लोग आलू खाते थे, आलू खाते थे, गन्ने का रस पीते थे, और उनका लंच हो जाता था। आप कर आलू सकते? खा के ना गन्ने का रस? हाँ, आलू खा के गन्ने का रस पी के उनका लंच हो जाता था। तो टोटल कार्ब्स ही हुआ सर, ये तो सब गन्ने के रस में कार्ब्स, आलू में कार्ब्स। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे जाओगे तो आप अटक जाओगे। हम्म। लेकिन वो बहुत हेल्दी रहते थे। क्यों? क्योंकि इस सीजन में वो आलू खाते थे, किसी और सीजन में कुछ और खाते थे। हर सीजन में उनके पास खाने के लिए। अब जैसे सर्दियों का सीजन है, एक टाइम पे वो सिर्फ हरी मटर ही खा लेते थे। जैसे ही मक्के का सीजन आता था, मक्का तो उसके मतलब 12 महीने खाते थे वो। शाम के समय पे मक्के के कॉर्न, वो पॉपकॉर्न बना बना के मक्के की रोटी खाते थे। तो ये जितने मोटे अनाज थे, अब जैसे गेहूं की रोटी है, मेरे दादाजी बताते थे कि दादाजी गेहूं की रोटी रोज घर में नहीं बनती थी उनके। और ऐसा भी नहीं था कि वो गरीब थे,
मतलब अगर गरीबी की वजह से ना खा रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ गरीबी। वो कहते थे गेहूं की रोटी तब बनती थी जब कोई बाहर से मेहमान आता था, नहीं तो जौ की रोटी बनती थी। तब जौ की रोटी सबके लिए अफोर्डेबल थी, आज जौ की रोटी सबके लिए नहीं है। तो न्यूट्रिशन बहुत उलझा हुआ विषय है। इसको समझने के लिए एक ही चीज है कि जितना खाने में वैरायटी लेके आओगे आप उतना बेहतर है। लोकल खाना खाइए, सीजनल खाना खाइए बस। और जिस खाने के लिए आप पैदा हुए हैं वो खाना खाइए। न मांस खाना बुरा है, न दूध पीना बुरा है, न आलू खाना बुरा है। हर चीज को उस हिसाब से खाइए कि आपके पूर्वज क्या खाते थे। आपके पूर्वज क्या खाते थे, उस चीज को आपका शरीर बहुत अच्छे से पहचानेगा। आप तो प्रेगनेंसी क्लास में थी, याद है हमने पढ़ा था ना, पीका के सिम्टम्स आते हैं माँ को इसलिए कि बच्चा कुछ भी खा सके। लेकिन बच्चे का जो सबकॉन्शियस पैटर्न डेवलप होता है कहाँ से डेवलप होता है? नानी क्या खाती थी, दादी क्या खाती थी। तो जो आपकी नानी दादी खाई थी उसके लिए आपका दिमाग तैयार हुआ था। अब नानी दादी की आधी रेसिपीज तो आप भूल चुके हो, क्या करोगे? सबके यहाँ अगर आप ढूंढोगे तो हर फेस्टिवल की कुछ स्पेशल रेसिपीज हुआ करती थी। जैसे मुझे याद है हमारे यहाँ दिवाली के बाद फरा बनता है। इस दिवाली नहीं बना, कोई बनाने वाला नहीं था। माँ थोड़ी कमजोर हो गई है, चाची दिवाली में आई नहीं, कोई बनाने वाला नहीं था। यंग जनरेशन में किसी को इतनी न तो हिम्मत है न पेशेंस है, इतना टाइम दे के कौन बना। तो यही है कि मतलब खाने की चीजें जो है ना, आपको थोड़ा सा पीछे से जाके चुनना पड़ेगा। हम चुनेंगे थोड़े साल बाद, और 20-30 साल और बीतने दीजिए, हम फिर से वही पुराने ट्रेडिशन में जाएंगे। ये जो कैलकुलेटेड न्यूट्रिशन है ना आजकल, वो जो हेल्दी वाइफ का ऐप आ गया है कि खाने की फोटो खींचो बता देगा कितनी क्या है, सबसे वाहियत काम है। ये आपको बीमार बना दे। खैर हम सब्जेक्ट से भटक जाएंगे, सब्जेक्ट पे आते हैं। सर कल के लिए एक, जो कल आपने बताया था रिप्रोडक्टरी और जो सिस्टम है वो मतलब एक नीड के हिसाब से बना हुआ है। अगर कोई लाला है तो इस तरह से, मतलब जो भी आपने डिवाइडेशन किया था उस हिसाब से जो बताया था। जी। तो सर जहाँ तक मतलब मैं खुद सोचती हूँ या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या ये आकर्षण का केंद्र नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। आकर्षण, बिल्कुल क्यों? नहीं। आकर्षण से भी तो सर होता ही है सर। बिल्कुल नहीं। आज हम बिल्कुल नहीं होता। आकर्षण क्या है? आकर्षण क्या है अट्रैक्शन, भाई? अट्रैक्शन किस चीज से होता है? सर वो जो एक डिवाइड, क्या बोलते हैं वो, मेल फीमेल का जो वो होता है नहीं 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 नहीं, उसके कारण ये इस चीज से मैं अट्रैक्शन। इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये आकर्षण से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैंने मेल फीमेल दोनों का जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी पढ़ी है। अ, एक थोड़ा फूहड़ सा एग्जांपल है, प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। जॉन अब्राहम देखने में बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ी अच्छी बाइसेप्स हैं उसके, ठीक। आप में से कोई लड़की ऐसी है जो कहे कि नहीं वो जॉन अब्राहम के लिए उसका कुछ स्पेशल फील आता है? नहीं सर। क्यों नहीं कहेगा? मैं जॉन अब्राहम को देखने में तो बहुत सुंदर है। सर मेरे को तो वो कभी सुंदर भी नहीं लगा, वो तो कुछ अजीब सा ही लगता है। एग्जैक्टली अब वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण शारीरिक बनावट का नहीं। आपका भाई कितना भी सुंदर दिखता हो, आपको अपने भाई के लिए कभी फीलिंग आती है? आपकी बहन कितनी भी सुंदर दिखती है, बहन के लिए फीलिंग आती है? क्यों नहीं आती भाई? अगर आकर्षण सिर्फ सुंदरता से होता तो सुंदर तो ये भी लोग दिखते हैं। सुंदरता आकर्षण नहीं, आकर्षण आपकी ऊर्जा में। आप जब बाहर चलते हो ना, तो आपको अचानक से कोई चेहरा देख के बड़ा गुस्सा लग जाता है, क्या वाहियात आदमी है, भले जीवन में दोबारा कभी उससे मुलाकात ही नहीं,
और कोई चेहरा देख के बड़ा अच्छा लग जाता है कि आप बार बार उसको पलट पलट के देखते हो। एक फिल्म आई थी आनंद, अगर किसी ने देखी हो। आनंद देखी है आप में से किसी ने? सर देखी तो जी थी, सर। लेकिन काफी टाइम हो गया। आनंद में इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसने। तो नहीं सर, जैसे अब नई नई शादी होती है, एक एग्जाम्पल की नई नई शादी होती है तो लोग काफी उस समय मतलब जुड़े हुए रहते हैं, फिर धीरे 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 वो चीज कम होती जाती है, ऐसा तो ऐसा क्यों बिल्कुल होता है नहीं सर है, फिर? वो दिमाग जोड़ता है, दिमाग तोड़ता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वहां पर हम्म। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी लाइफ में एक मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक। अब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी मेरी वाइफ से, ठीक। अब क्या मेरी वाइफ के लिए मेरे को आकर्षण आएगा? सर प्यार वो तो वहां पर नो। तो एक आपका प्यार या कुछ भी बोल सकते हैं ना सर, कि आपका उनसे ज्यादा तो आप घनिष्ठता थी अभी या तो आप उनसे। कह रही थी नई नई शादी होती तो आकर्षण ज्यादा होता है। अभी आप हाँ थोड़ी देर हाँ। पहले ये कह रहे थे ना नई नई शादी नहीं तो होती है। वहां पर प्यार है ना सर, अगर वो चीज अगर हम मान लीजिए कि नई नई शादी हुई है, लेकिन आप में दोनों में अगर दोनों में इंटीमेसी नहीं है तो फिर कैसे होगा? इंटीमेसी हो जाती है उसी के बाद तो होता है सर। नहीं है, सब बिल्कुल नहीं है। इंटीमेसी जो है वो बहुत अलग साइंस है। मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल साइंस है। सर इसको आप मेरे दिन में ये थॉट रहा कि ऐसा कैसे, मतलब नहीं नहीं, समझ में नहीं आया। ये बहुत स्पिरिचुअल साइंस है। इसको आप मतलब आप फीमेल हो, आप इसको बहुत बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड वाला टाइम चल रहा है ना, वो 8 to 10 डेज पे, जिसमें आपके मतलब ओव्यूलेशन से पहले आपका सर्वाइकल म्यूकस बहुत बड़ा होता है, ठीक। आपकी बहुत इच्छा है, आपके हस्बैंड बाहर है, एक वाहियात सा छपरी सा लड़का आपको अप्रोच कर रहा है, क्या आप उसके साथ इंटरकोर्स करना चाहोगे? क्यों नहीं करना चाहोगे भाई? अगर सब कुछ मैकेनिकल है, हार्मोनल है, तो क्यों नहीं करना चाहोगे भाई? आपकी बॉडी तैयार है, ब्रेन तैयार है, आपके हॉर्मोन्स तैयार है, उसके बाद भी वो छपरी सा लड़का आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? अब मैं सेम यही चीज आपको दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। एक फीमेल एक एज के बाद 35 37 की एज के बाद, ये एक रिसर्च डेटा है, दूसरे मेल्स के लिए अक्सर आकर्षण फील करने लगती है। सोचिए क्यों। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जो लोग इस एज ग्रुप में रहे होंगे थोड़ा सा पीछे जाके आगे जाके या प्रेजेंट में सोच भी लीजिए क्यों। ऐसा भी नहीं कि उनका अपने पति के लिए प्यार कम है, उनकी वफादारी कम है, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ सोचिए। सीधी सर सी एक बात है, अलग ये आकर्षण जो है सिर्फ हार्मोनल नहीं हो, ठीक। ये आकर्षण बहुत हद तक दिमागी सुकून का विषय है। जब दिमागी सुकून कहीं और से मिलने लगे तो आकर्षण वहां धीरे धीरे विकसित हो जाए। अगर दिमागी सुकून नहीं है तो आजकल देखिए वो कॉन्सेप्ट है ना वन नाइट स्टैंड वाला, और दुनिया भर का क्या क्या बड़े बुरे बुरे तरीके आजकल चल रहे हैं, वो टिंडर बम्बल पता नहीं क्या क्या है। क्या है, दिमागी सुकून है कहीं? दिमागी सुकून कहीं नहीं ना। आप सोचो, एक इंसान, एक बहुत सरल सी चीज समझिएगा, एक मेल शादी करता है, बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है, वाइफ के सारे नखरे उठाता है, पूरा घर संभालता है, पूरे दिन भर परेशान रहता है, ठीक। अगर वही इंसान अपनी सैलरी का 10% भी बाहर खर्च कर दे तो इजिली उसके लिए प्रोस्टिट्यूट अवेलेबल है। फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास न जाके घर क्यों बसाता है? अगर सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी या अट्रैक्शन होता तो। जिन लोगों ने इसको फिजिकल इंटीमेसी को अट्रैक्शन समझा, वही तो इसको परेशानी का सबब बना के गए। परेशानी का सबब किसने बनाया? जिन्होंने इसको सिर्फ आकर्षण या हार्मोन समझा। जिन्होंने इसको सिर्फ आकर्षण या हार्मोन समझा, उन्होंने ही इसको परेशानी बनाई। और ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे अरे सब कुछ ठीक है तो हार्मोनल है, बायोलॉजिकल नीड है, ये है वो है।
दुनिया भर की चीजें। सो बायोलॉजिकल नीड है। आपका बायो क्लॉक कह भी रहा है कि आपको इंटीमेसी होनी चाहिए, लेकिन किसके साथ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ये बहुत व्यक्तिगत। और ये भी नहीं कह रहा हूं मैं कि मतलब वो सब भगवान राम बन जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि 37, 35, 37 की एज में एक फीमेल अक्सर किसी दूसरे मेल के लिए अट्रैक्शन फील करती। उसके पीछे साइंस है। क्या साइंस है सोचो। एक फीमेल जब 26, 27 के बाद 28 ईयर्स की एज में आती है, तो आप देखोगे उसके हार्मोन्स बहुत पीक पे चले जाते हैं। ठीक। जैसे जैसे वो उसका एज 34, 35 पे आता है, उसके हार्मोन्स स्लो डाउन होने लगते हैं। लेकिन 36, 37 के बाद अचानक से उसके हार्मोन्स फिर से पीक पे जाने लगते हैं। वो जो एक आ, भद्दा सा मजाक होता है ना, लड़कों को आंटियां पसंद आती है, इस भद्दे से मजाक के पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो ये सारी चीजें सब कुछ साइंटिफिक है। और ये जो हॉर्मोन्स है ना, हॉर्मोन्स आपको अट्रैक्शन फील कराते हैं क्योंकि आप करना चाहते हो। अट्रैक्शन फील कराते हैं क्योंकि आप करना चाहते हो। आप नहीं अट्रैक्शन फील करना चाहोगे तो नहीं फील कराएंगे। जैसे वो छपरी लड़के का आपको एग्जांपल दिया मैंने, कि आपके पास हॉर्मोन्स भी है, सब कुछ है, आपके हस्बैंड भी नहीं है, सारी चीजें, उसके बाद भी आपको अट्रैक्शन नहीं आया। तो ये मतलब इसको ब्रेन में समझने के लिए एक बहुत सरल चीज समझनी है। अक्सर लोग, जो हम ब्रह्मचर्य पढ़ते हैं ना योग में, ब्रह्मचर्य को गलत तरीके से समझते हैं। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब समझते हैं लोग, कि फिजिकल इंटरकोर्स न कर, यही समझते हैं ना। जी सर। लेकिन ये सबसे गलत समझ है कि फिजिकल इंटरकोर्स न कर। फिजिकल इंटरकोर्स न करना ये सबसे गलत समझ। पूरी जागृति और पूरी समझ के साथ इंटरकोर्स करना मतलब ब्रह्म का आचरण करना। आपको वो याद है देवी अहिल्या, जो पत्थर बन गई थी, जिनको राम जी ने उबारा था। हाँ जी सर। सिर्फ इसी आचरण न करने की वजह से पत्थर बनी थी, अदरवाइज वो बहुत अच्छी लेडी थी। तो वो भी उनके साथ विश्वासघात हुआ था ना सर, वो चीज। उनके साथ विश्वासघात नहीं हुआ था, उन्होंने किया था। एक बात बताइए, जैसे आपने कहा ना अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इंसान से नहीं होता। अट्रैक्शन जो है वो ब्रेन से होता है। अदरवाइज तो मतलब मुझे लगता है कि भारत में 70% लड़कों का शादी ही ना हो, ऐसे वाहियात वाहियात से जो दिखते हैं, अगर अट्रैक्शन सिर्फ विषय होता तो। और सिर्फ लड़कों की बात नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी नहीं सुंदर दिखती। तो इसका मतलब कि जितने लोग सुंदर नहीं दिखते उनकी शादी नहीं होगी, जाओ। इंटीमेसी, अट्रैक्शन की जगह हम इंटीमेसी वर्ड वर्ड यूज करते ज्यादा बेटर होगा। मतलब इंटीमेसी अगर होती है तो अपने आप। नहीं, वो सबके साथ नहीं होती ना। हाँ, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ में भी इंटीमेसी है तो उन दोनों में आपस में रहेगा। नहीं, ऐसा इंटीमेसी नहीं जरूरी है तो नहीं जरूरी होगा। नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो आजकल भारत में, जो सब भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का विषय है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये जो इंटीमेसी है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आप मतलब, मैं नहीं कहता कि कोई पब्लिकली इस पे बोले, लेकिन ये सच्ची बात है। आप सब अंदर ही अंदर इसको समझ भी पाओगे कि शादी के 5 साल सब बहुत मजेदार होते हैं। कुछ लोगों का 5 साल भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही 5 साल से 7 साल, 8 साल, 10 साल बीतते हैं, फिर उसके बाद ये सारी चीजें क्या होती है, रूटीन एक्सरसाइज हो जाती है।
जाता है सर, वो तो है ही। है ना। और उसके बाद धीरे धीरे रूटीन एक्सरसाइज से भी ज्यादा फिर क्या हो जाती है, लग्जरी हो जाती है। आज कुछ स्पेशल डे है, आज तो इंटीमेसी होनी चाहिए, उसी दिन जरूरत नहीं थी, उसी दिन होनी चाहिए। हम्म। आज तो वेडिंग एनिवर्सरी है, आज तो इसका बर्थडे है। यही तो गलती है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भगवान ने इसके लिए नहीं दिया था ये सब। भगवान के देने के पीछे कुछ और रीजन। इवन भगवान ने ये भी नहीं कहा था कि इसी में उलझे रहो, इसी में उलझे रहोगे तो पुरुषार्थ कब करोगे। मतलब ये भी नहीं कहा था कि दिन भर बस एक ही चीज रहे। जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स फिजिकल है तब तक बहुत अच्छा है, जब वो ब्रेन में आ गया तो बहुत खराब है। राइट। जब तक सिर्फ शरीर से है तब तक बहुत अच्छा है, जब दिमाग में आ गया तो बहुत खराब है। क्योंकि है दिमाग दिमाग में सर। दिमाग में आ गया तो क्या होगा, घातक होगा, वो आपको गुलाम बना देगा। आज जो सारी दुनिया इतनी ऑब्सेस्ड है, क्यों है, क्योंकि दिमाग में सबने भर रखा। ये शरीर का विषय था, शरीर की जरूरत थी, न दिमाग का विषय था, न दिमाग की जरूरत। क्योंकि जब दिमाग संतुष्ट होता तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। जब दिमाग असंतुष्ट था तो शरीर को संतुष्ट करके दिमाग के असंतोष को कम करने का प्रयास ही सिर्फ फिजिकल इंटरकोर्स था। समझ पा रहे हैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेकिन हमने ठीक उल्टा बना दिया इसे। हमने शरीर का संतोष तो देखा ही नहीं, हमने यहाँ दिमागी संतोष ढूंढना चालू किया। और दिमागी संतोष यहाँ अगर मिल जाए तो फिर ध्यान की जरूरत ही नहीं रह जाए। आप बताइए, अगर दिमागी संतोष यहाँ मिल जाए तो ध्यान की जरूरत तो खत्म हो गई ना। इसलिए इस विषय को थोड़ा सा और पढ़िएगा, थोड़ा चिंतन करिएगा। कुछ अच्छी किताबें हैं जो आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा, आपकी समझ बदल जाएगी। Sir, and what do you call a female is more attracted to other men than his own men? तो उसका मतलब उसका दिमाग खराब है। नहीं, मैंने ये, और उसका दिमाग तो व्हाट खराब वाज नहीं, इट? उस समय आते आते वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो चाहती है कि कोई तो उसको ढंग से सुने। और जो इंसान उसकी लाइफ में उसको ढंग से सुनने लगता है उसकी तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाता है। क्योंकि उसको ढंग से सुनने वाले इंसान की कमी हो जाती है। जो बंदा 10 साल से सुन रहा है उसको आदत हो जाती है। झेलने की। और ये सिर्फ मैं फीमेल के लिए नहीं बोला, मेल्स में इससे भी ज्यादा बुरा हाल। मेल्स में तो हर हर दूसरे क्षण अट्रैक्शन होता है। कैसे होता है कि जब सामने वाली लड़की में कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था तो सब बहुत अच्छा था, अब वो अच्छाई उसमें नहीं दिख रही है, किसी और में दिख रही है, तो लगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ज्यादा अच्छी है, तो उसके पीछे भागने लगा। जब उसके साथ थोड़ा यूज टू हुआ तो लगा यार इसके पास तो कितनी सारी बुराइयां, उसके पास ज्यादा अच्छा है। असल बट में सर, मेल्स को तो कोई नहीं कुछ कहता है, फीमेल्स को तो पूरी सोसाइटी मतलब बहुत तो फिर उस केस में अगर हमें उसकी हेल्प करनी हो तो उसको क्या साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए? किसी को नहीं दिखाना चाहिए भाई। क्यों मेल्स को क्यों नहीं कहता, एक बात बताइए। जितना मेल सोसाइटी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल उतनी ही तो फीमेल भी है। सर विच इज वेरी ट्रू, बट है ना, जैसे अगर फीमेल चार लोगों से अगर बॉयज उसके फ्रेंड हैं तो फीमेल के लिए बहुत सारी मतलब आपके अड़ोस पड़ोस आप मतलब हम खुद भी उसके लिए बातें बनाते हैं। और अगर मेल के लिए तो कोई नहीं बोलता है। नेहा जी देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आप यहाँ बैठी किसी भी फीमेल से पूछ लो, हो सकता है पब्लिकली बोलने में उनको थोड़ा अजीब लगे, पर हर किसी का कोई ना कोई स्पेशल मेल फ्रेंड बैठा है।
हो सकता है उनके हस्बैंड ही हो, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हस्बैंड नहीं हो सकते, अगर हस्बैंड अच्छे हैं तो उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, पर है सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल मेल। तो अगर हस्बैंड स्पेशल मेल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाएगा तो दूसरे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। और ठीक यही चीज मेल्स के साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि मेल्स But को। sir, I am saying a female who's attracted towards many men. तो उसके लिए उसको कुछ हम हेल्प कर सकते हैं कि शी शुडंट बी लाइक उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, और अदरवाइज वो मैरिड लाइफ बहुत मेसी है। ये बहुत ऐसा टॉपिक है जिसपे जनरली लोग बात करना नहीं पसंद करते, लेकिन ये एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल कंडीशन। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि मतलब उनको साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए नहीं, कि उनको मेडिटेशन और वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके कंफर्टेबल जब तक नहीं है तब तक नहीं जाना चाहिए, जब तक वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर ना हो कि साइकोलॉजिस्ट को जाके वो अपनी बात बोल पाएंगी, तब तक उनको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये, मतलब सिर्फ फीमेल की बात मत कीजिए, मेल फीमेल दोनों ही इस तरह के होते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ नए की चाह रहती है, कुछ नए की चाह जब तक रहेगी तब तक आपके 1 2 3 4 6 10 अट्रैक्शन बनते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले मेल्स के लिए बता रहा था ना कि इसके में ये अच्छा नहीं है, अच्छा उसमें ये ज्यादा अच्छा है। तो वो जो नए की चाह है ये उनको बहुत सारे रिलेशंस में लेके जाती है। और बट जब हाउ टू हेल्प दैट पर्सन कि these things are not good for the relationship, so how we can help कि मतलब उसको कैसे हेल्प करे ये सब बहुत से। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो क्या ढूंढ रही है वो उसको दे दीजिए, तो उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, यही कंडीशन है उनकी। एक्चुअली क्या ढूंढ रही है वो? सुकून ढूंढ रही है, संतुष्टि ढूंढ रही है, सरलता सहजता स्थिरता ढूंढ रही है, सब कुछ उनके भीतर है। यही चीज तो ओशो समझाना चाहते थे, जिस जिस किताब पे उनके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, पढ़िए उसको। टाइटल बुरा था लेकिन किताब बहुत अच्छी थी। विच बुक? संभोग से समाधि की। यही समझाना चाहते थे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो जहां कुछ मिल रहा है उधर जाओ, और जब उधर जाओगे और कुछ मिलने लगेगा तो कुछ नहीं मिल रहा तो उसकी फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आप क्या ढूंढ रहे हो? सुकून ढूंढ रहे हो, खुशी ढूंढ रहे हो? बेसिकली क्या होता है जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट करते हैं तो क्या मिलता है? अंत में क्या मिलता है? लड्डू? नहीं मिलता है? मिलता है। मतलब बीइंग अ मेल नहीं थोड़ा दिखता। पीस काम थोड़ा सा पीस और कामनेस आ जाती है बॉडी में, मतलब वो एक हैप्पीनेस। हाँ, लड्डू ही लड्डू, कहते हैं। लड्डू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड्डू ऐसी चीज है जितनी बार खाएंगे उतनी बार खाने की इच्छा बढ़ती जाए, ये आपको एडिक्ट करता जाता है ना, वो डोपामिन वाला कॉन्सेप्ट है। तो जितनी बार आप अच्छा इंटरकोर्स करोगे उतनी बार आपको और नए इंटरकोर्स की इच्छा जागेगी, और जब आप बुरा इंटरकोर्स करने लगोगे तो धीरे धीरे इंटरकोर्स की इच्छा खत्म होने लगेगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जिनको बहुत सारे पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है कि जब पहली बार किसी से अट्रैक्ट हुए तो बहुत अच्छा इंटरकोर्स करते हैं, फिर धीरे धीरे वो यूज टू हो जाते हैं तो उनका उनका इंटरकोर्स खराब हो जाता है। फिर उनको लगता है कि यार इसके साथ अब वो स्पार्क नहीं है, कोई दूसरा मिल जाता है। दूसरे के साथ क्या होता है, पहली बार बड़ा अच्छा स्पार्क हुआ, दूसरी बार अच्छा हुआ, तीसरी बार धीरे धीरे कम होने लगा, फिर कोई तीसरा ढूंढते हैं। तो वो अच्छे इंटरकोर्स की तलाश में वो कई लोगों को ढूंढते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन सही सही तो नहीं है ना कि आप एक इंसान अलग अलग, तो ये तो अच्छी बात भी नहीं है। और अनु, सॉरी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा सा समय और बाकी है आपको।
ये जो लोग बैठे हैं उनसे पूछिए कि ये कितना इरिटेटिंग विषय होता है जब आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ ना हो। ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। तो मजबूरी हो जाती है किसी दूसरे पार्टनर को ढूंढना। मैं मतलब हर तरीके से बातें जो करता हूँ ना, वो साइंस के बिहाफ पे बात करता हूँ। ऐसा नहीं कुछ हवा में बोल दूं कि नहीं ये चीज बुरी है, ये चीज। कोई भी इंसान जानबूझ के मल्टीपल रिलेशंस में जाता ही नहीं। कोई भी इंसान जानबूझ के नहीं जाता, उसका दिमाग लेके जाता है। इवन कोई इंसान एक भी रिलेशन में नहीं जाता, हर रिलेशन में जाने की कोई ना कोई वजह होती है। और जब आप किसी रिलेशन में जाते हो और उस रिलेशन में उस तरह का रिटर्न नहीं पाते, तो फिर क्या होते? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। फिर वो रिलेशन में न जाके सिर्फ सुकून ढूंढने लगता है। तो स्नेहा जिस कंडीशन की बात कर रही है, वो वही कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में सर मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि मैं उनकी कैसे हेल्प करूं। बहुत सरल है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लड्डू मिलता है। लड्डू मिलना मतलब हुआ कि ये आपको डोपामिन दे रहा है, जो बार बार इच्छा बढ़ाएगा। अब मैं अगर लड्डू की जगह कोई ऐसी हेल्दी चीज उससे रिप्लेस कर दूं जो डोपामिन ना बढ़ाए, वो सीधे सेरोटोनिन लेके आ जाए। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन है तो आपको इंटरकोर्स की जरूरत ही नहीं होगी। इंटरकोर्स की जरूरत तो तब होगी ना जब सेरोटोनिन नहीं है। नहीं समझी अभी भी आप? सर मतलब सेरोटोनिन बढ़ाना है, उसका जो भी है सेरोटोनिन सेरोटोनिन। बढ़ाना है, बट फिर आपका पार्टनर का क्या होगा? आपका पार्टनर का क्या होगा? योर पार्टनर वांट्स। हाँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है ना। देखिए, ये जो सेक्सुअल इंटीमेसी है, ये कभी भी ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला नहीं होता। बट हमें हमारी इंडियन सोसाइटी में तो फीमेल को तो ऐसे ही कीप योर। वो तो जो सोचते हैं या जो जो ऐसा ट्रीट करते हैं वो बेवकूफ। वो बेवकूफ है ना, जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर आपने स्विच ऑन स्विच ऑफ समझ लिया, तो फिर आप कभी उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। फिर वो रिलेशनशिप आपके लिए बोझ होगा। हो सकता है आप उसको बहुत प्यार करते हो, उसकी बहुत केयर करते हो, लेकिन कभी उसके लिए मन से खुशी नहीं आएगी। जो मन की खुशी है, वो दोनों की खुशी में खुशी है ना। एक एग्जाम्पल से समझो। आप थके हुए हो, ठीक? आपके पार्टनर का मन है, तो आपका पार्टनर अगर आपको फोर्स कर रहा है तो गलत कर रहा है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करे जिससे आपकी थकान कम हो जाए, तो आप आसानी से तैयार हो जाओगे। सही बात कह रहा हूँ? तो वो थकान कम करना ही एक दूसरे के मन को समझना है। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां मुझे लगता है कि सेक्सुअलिटी पे सबसे ज्यादा बातें की हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान अगर दुनिया को किसी ने दिया है तो भारत ने दिया। और हम ही सबसे ज्यादा परेशान हैं। हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा पोस्टर लगते हैं, गुप्त रोगी मिले हकीम इकबाल, सैटरडे संडे। तो ये मतलब ये बीमारी है ही नहीं। ये सब कुछ समझ का फेल। अब इस पे साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपनी कंडीशन को बुरी मानो। अगर आप बुरी नहीं मान रहे हो, तो फिर सिर्फ योगा टीचर ही आपकी मदद कर सकता है। कैसे? जब आप अंदर से बदलने लगोगे, आपकी जरूरतें बदलने लगेंगी, तो चीजें बेहतर होने लगेंगी। लेकिन हाँ, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है, उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि दोनों की समझ, और दोनों को ऐसी कंडीशन में तो दोनों को काउंसलर के पास जाना चाहिए।
जहाँ पे स्विच ऑफ स्विच ऑन करने वाली बात हो, वहां दोनों को काउंसलर के पास एक साथ जाना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा विषय है जो लोग बात नहीं करते, और बात न करने की वजह से ढूंढते रहते हैं, परेशान होते हैं। इनफैक्ट पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग कि ये कोई प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है वो उसका शौक है। देखिए मतलब आई टोल्ड देम कि दिस इज अ देयर सम प्रॉब्लम, यू शुड काउंसल, मतलब यू शुड गो और टू साइकाइट्रिस्ट, और फिर थोड़ा सा उस पे बात करो, नहीं, बट पीपल आर ऐसे नॉट अंडरस्टैंडिंग ऐसे दिस। ऐसे नहीं होगा। देखिए, मैं हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के नजदीक हो जिसकी ऐसी आदत हो या जिसकी ऐसी जरूरत हो, लेकिन आप उनको जब बताओगे, अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब उंगली चूसता है, आपने देखा हो ना, अंगूठा चूसता हुआ बच्चा। कभी सोचा आपने वो अंगूठा क्यों चूसता है? अंगूठे में तो कोई टेस्ट भी नहीं होता। नहीं देखा सबने बचपन में बच्चों को उंगलियां चूसते? हम्म। कई माएँ तो उसमें टेप लगा देती हैं, क्या क्या कर देती हैं। मैं बहुत सारे टेंट्रम होते हैं बच्चों को अंगूठा चूसने से बचाने के लिए। सोचिए बच्चा क्यों अंगूठा चूसता है। कुछ बुद्धिमान माएँ होती हैं जो उसको ये भी बताती हैं, बेटा अंगूठे में बहुत सारे जर्म्स हैं, सब मुंह में चले जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। बच्चा उसमें समझ भी जाएगा, बाद में फिर वही करेगा। वो अपने आप को रिलैक्स करता है। क्योंकि वो मदर वूम में यही सीख के आया था, और उसी से वो अपने सारे पैनिक सिचुएशंस को हैंडल करता था। राइट? तो जिस किसी इंसान ने पैनिक सिचुएशन में इंटरकोर्स स्टार्ट किया होगा, उसके लिए ये पैनिक सिचुएशन से बाहर आने का रास्ता है। इसीलिए आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है कि पहला एक्सपीरियंस कैसा है। जैसा आप अनुभव उतारोगे, वही अनुभव तो आपके दिमाग में रहेगा। आप सोचो किसी फीमेल के साथ बहुत बुरा रेप हुआ, अब उस फीमेल के दिमाग में क्या रहेगा? एक कोई फिल्म आई थी ना, जिसमें कृति सनन थी, वो कार्तिक आर्यन था जिसका। सर सत्यव्रत की प्रेम। हाँ, बिल्कुल। ये यही टॉपिक था ना उसका। हाँ जी सर। क्यों था ये टॉपिक? क्यों क्यों पब्लिक ने इस टॉप इतने इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे को किसी ने पिक्चराइज करने की हिम्मत की, लेकिन वो सही से नहीं बेचारे समझा पाए उसका माइंडसेट। भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो बुरी चीज नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वो उस बंदे को पसंद नहीं कर रही है, उसके बाद भी वो डर जाती थी, क्योंकि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस उसको डरा देता है। तो हमारा दिमाग जो है, ये हमेशा पुरानी बातों पे चलता है। जैसा पुराना अनुभव आपका होगा, वैसे आपकी समझ होगी। अभी जैसे थोड़ी देर पहले स्नेहा कहती थी ना कि हम खुद ही उनको बुरा मानते हैं। अगर कोई फीमेल किसी मेल से बात करने लगे, तो हम खुद ही उसको बुरा मानने लगते हैं। हम खुद ही बुरा क्यों मानते हैं? क्योंकि जब हम टीन एज में होते हैं, तो मम्मी क्या सिखाती है कि लड़कों से ज्यादा बात मत करो, लड़के खराब होते हैं, ये होता है वो होता है। और वही मम्मी बाद में क्या कहती है, तेरे पसंद का कोई लड़का हो तो बता, हम शादी कर देंगे। कहती ना ऐसा। पहले तो वही खुद ही बात करने से रोकती है, बाद में कहती है तेरी पसंद का कोई लड़का हो तो बता, हम शादी कर देंगे। तो अब लड़की बेचारी कंफ्यूज हो गई। तो लड़की के दिमाग में क्या हुआ, किसी ने उससे ढंग से बात कर दी, तो उसको लगा कि नहीं ये अलग है। लड़कियां कहती है ना मेरा वाला अलग है, लड़के कहते नहीं मेरी वाली अलग है। असल में अलग किसी की नहीं होती, सबके एक जैसे होते। बस समय
और परिस्थितियां अलग होती हैं। तो ये सारी चीजें जो ना हर एक धागे को एक साथ जब जोड़ के आप देखोगे तो समझ में आएगा। अब जैसे अगर आप इसमें घुसते जाओगे साइकोलॉजिकल तरीके से जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने तरह के ऑब्सेशंस लोगों ने अपने दिमाग में बना रखे हैं। कितनी अलग अलग लोगों की इच्छाएं हैं, कितने अलग अलग तरीके हैं खुद को टॉर्चर करने का, अपनी पार्टनर को टॉर्चर करने का, बहुत कुछ अलग अलग तरीके। अब सोचिए ये क्या दिमाग में देगा आप, इससे आपके दिमाग की क्या समझ होगी। जैसा करोगे वैसा ही होगा सर। अब अगर आप किसी को टॉर्चर करोगे तो वही होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं, लोगों को टॉर्चर होने में भी अच्छा लगता है, टॉर्चर करने में भी अच्छा लगता है। अगर आप थोड़े अवेयर होगे तो आपको पता होगा ये सब। और हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसको सच में अच्छा भी लगता हो। तो सोचिए सब कहाँ से दिमाग में आए। ये थोड़ा ऐसा विषय है जिसको हम सिर्फ एक राइट या रॉन्ग टिक में नहीं कर सकते या ब्लैक पे व्हाइट पे नहीं रख सकते। इसके बीच में हमेशा एक ग्रे लाइन है जहां से आप देखोगे तो आपको सामने वाला समझ में आए। कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता। अगर कोई फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या कोई मेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मैं दोनों को गलत नहीं मानता। और कोई नहीं है तो उसको भी मैं अच्छा नहीं मानता। या आप सोचो कि नहीं नहीं आपका तो एक ही वाइफ है, एक ही हस्बैंड है, तो भी अच्छी बात नहीं है। और आपके बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन है तो भी अच्छी बात नहीं है। आप किस रिश्ते पे कितने संतुष्ट हैं ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक भी वाइफ नहीं होती, एक भी हस्बैंड नहीं होती, तो भी संतुष्ट होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाइफ की लिस्ट ही लिस्ट होती है। वो मंडे इससे मिलना है, वेडनेसडे इससे मिलना है, थर्सडे उससे मिलना है, ऐसे नोट करके रखते हैं। तो ये मानसिक बीमारी है। अब ये मानसिक बीमारी ऐसी बीमारी है जिसको हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इसके कारण को अनुभव न कर लें। अनुभव कैसे करोगे आप? अनुभव कैसे करोगे? आप देखते हो ना मार्केट में आपको कई कई वैरायटी के सेब मिलते हैं। अंततः न्यूट्रिशनल वैल्यू सभी सेबों की एक है। कभी सुना क्या किसी कि ये कश्मीर वाला सेब है, इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, अच्छा ये दूसरा सेब है, ये विलायती सेब है, इसकी वैल्यू कुछ अलग। हाँ, सबकी प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, सबकी चमक और सबका रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका अंततः टेस्ट तो डिफर होता है। टे, टेस्ट ही तो सबसे बड़ी चीज है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेस्ट ही तो सबसे बड़ी चीज है। हम टेस्ट में ही तो उलझते हैं, टेस्ट की वजह से ही तो हम मात खाते हैं ना। एक बात बताइए, जब आपने पहली बार सेब का बाइट लिया और सेब जूसी निकल गया तो आपको लगा ये सेब बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम वही सेब जूसी नहीं था, तो अब क्या करोगे? अब दूसरा सेब ट्राई करोगे ना। क्योंकि वो टेस्ट ही तो आपका दिमाग खराब कर गया। और अगर ऐसा हो कि एक सेब हर बार आप ट्राई करो, हर बार जूसी निकले, तो क्या होगा? सीजन में जो छोटे छोटे सेब आते हैं ना, ग्रीन ग्रीन वाले, हर बार जूसी होते हैं। क्यों जूसी होते हैं? लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद आते, उनको कुछ अलग ही टेस्ट पसंद आते हैं। तो ये सबका व्यक्तिगत विषय है कि आपको कब क्या अच्छा लग जाए। इसीलिए इतनी वैरायटी है। और सिर्फ सेब में नहीं, अमरूद में, हर चीज में वैरायटी है। तो मतलब मेल में भी उतनी वैरायटी है, फीमेल में भी उतनी वैरायटी है। दैट्स वाई मेल और फीमेल दोनों ही
अपने पार्टनर्स को लेके बहुत सारे ऐसे ख्याली पुलाव बना के रखते हैं, और यही ख्याली पुलाव ना बनाए तो प्रॉब्लम ही नहीं। ख्याली पुलाव ना बने तो प्रॉब्लम ही नहीं। बेसिक बायोलॉजिकल साइंस क्या है? बेसिक बायोलॉजिकल साइंस तो सबका एक है ना। चाहे इंटरकोर्स की बात करिए चाहे सेक की बात करिए, दोनों का बेसिक साइंस एक ही है। लेकिन टेस्ट में यही सारी बात अटक जाती है, और किसी भी चीज का टेस्ट परमानेंट एक जैसा हो ही नहीं सकता। सेब नया है, फ्रेश है, ज्यादा टेस्टी होगा, पुराना हो गया खराब हो जाएगा। तो स्नेहा, जो जिनको आप हेल्प करना चाहती हैं, उनको अगर आप सच में हेल्प करना चाहती हैं तो मैं 3 अच्छे तरीके आपको बता। पहले तो रेगुलर बेसिस पे उनको एक्सरसाइज कराइए। जब वो एक्सरसाइज की आदती हो जाए, फिर उनको धीरे धीरे आसन कराइए। आसनों में लंबे समय तक उनको रोकना चालू कीजिए। जब वो किसी आसन को एंजॉय करने लगेंगी तो वो सरलता सहजता आने लगेगा उनके में। फिर आप धीरे धीरे उनको ध्यान की ओर लेके जाएं, थोड़ी देर त्राटक में बैठाएं कुछ दिन। आप देखोगे कि मतलब धीरे धीरे उनके अंदर चेंज आने लगे। एकदम से नहीं आएगा, और अगर आप उनको बोलोगे तो बाद में वो आपसे फिर शेयर करना भी बंद कर देंगे। सर शी कीप्स ऑन टेलिंग मी कि मुझे करना है, बट शी नेवर डज। कुछ लोग होते हैं, इसको बोलते हैं, कल पक्का, कल पक्का। इसको बोलते हैं कि मन में इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन कदम बढ़ाने से डर लगता है। एक्सरसाइज को ही नहीं, बहुत सारी चीज को। तो ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इस पे बहुत ज्यादा आगे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्योंकि साइकोलॉजी बड़ी मजेदार है। हाँ, बीमारियों पे हम जरूर बात करना चाह रहे थे कि बीमारियां असल में बीमारियां कुछ नहीं है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं। ये अगर कुछ कंडीशन ना हो आपको, लाइक अगर आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, आपका नर्वस टेंशन ज्यादा नहीं है, आपका क्रेनियल प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होता। हर मेल को कभी ना कभी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक बार हो गया तो हर बार होगा। हो सकता है किसी पार्टनर के साथ आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन फील हो, किसी पार्टनर के साथ ना फील। तो ये पूरी तरह से आपके दिमाग पे स्थिर है कि दिमाग से कितने आप अधीर हैं, इम्पेशेंट हैं, उतना ही आपकी बॉडी पे ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक। तो ये हो गया प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इस पे हम कल ही बात करते हैं क्योंकि हम 10 बज चुके हैं। तो आज अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, कल हम बीमारियों पे फिर बात करेंगे। पर ऐसे अगर लंबा खींचेंगे तो हम 15 तारीख तक पूरा नहीं कर पाएंगे। कल से पूरा टू दी पॉइंट मैं डिजीजेस लिख के लाऊंगा और टू दी पॉइंट बोलूंगा। सर एक क्वेश्चन है। जी धन्यवाद जी, बताएं। ये मैरिटल रेप बोल के एक कॉन्सेप्ट आया मैं आपसे अपने सुनना लॉ चाहता में। था, मैं चाहता था कि कोई मेल इस पे बात करे। वो प्लीज क्या कंडीशन क्या? यस सर। बोले बोले बोले, प्लीज बोले। वो कंडीशन को क्या कह सकते हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यही बात कर रहा था ना, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात। असल में क्या होता है कि जब आप अपना अधिकार समझने लगते हो किसी चीज में, है ना, जब आपको लगा कि ये मेरी वाइफ है और इसके साथ इंटरकोर्स करना मेरा अधिकार है, ए मम्मा। और आपने ये नहीं सोचा कि आपकी वाइफ किस मनस्थिति में है।
अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था ना कि आपकी वाइफ थकी हुई है, तो आपको पहले क्या करना है, वाइफ की थकान दूर करनी है। जैसे ही उसकी थकान दूर होगी वो आराम से आपकी बात मान जाएगी। लेकिन आपने क्या सोचा कि नहीं नहीं 2 मिनट का काम है, मैं अपना इजैकुलेट करता हूँ, सो जाऊंगा, उसका वो समझे। ये है मैरिड, जहां पे सिर्फ अपने फायदे की बात सोची गई। ये है मैरिड, जहां दोनों के फायदे की बात सोची गई, वो है सच में इंटरकोर्स। तो जितनी बार दोनों के फायदे के लिए इंटरकोर्स किया गया, वो इंटरकोर्स है। जितनी बार सिर्फ अपने फायदे के लिए इंटरकोर्स किया जाए, वो मैरिटल। अब इस So can you spell this? What is the term? This melatonin. नहीं नहीं, मैरिटल मैरिटल रेप वो शादी में जो आजकल। Okay, okay. हाँ, तो ये जो है आ, पूरी तरह से हमारी समझ पे है कि हम अपने पार्टनर की कितनी रिस्पेक्ट करें। और पार्टनर की रिस्पेक्ट कभी भी एक तरफ से नहीं आएगी। अगर मेल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें फीमेल की गलती, फीमेल रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो इसमें मेल की गलती। दोनों तराजू के दो पलड़े, एक पलड़ा भारी बना दोगे तो कभी सही सामान की तौल नहीं मिलेगी। सर हाउ प्लीज एक्सप्लेन कि मतलब अगर जो आपने अभी बोला मेल अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो फीमेल की गलती, अगर फीमेल नहीं कर रही है तो मेल। भाई एक बात बताइए, कोई आपको बुरा फील कराए, है, कोई मुझे बुरा फील कराए और मैं उसके पीछे पीछे जी हुजूरी करता रहूं, तो उसको क्या होगा, और हिम्मत मिलेगी। जब पहला झापड़ किसी को पड़ता है, चाहे मेल या फीमेल, अगर उस समय उसने उस पहले झापड़ को रोक लिया, तो दोबारा झापड़ पड़ने की संभावना खत्म हो जाती। लेकिन जब पहला झापड़ पड़ा और वो रोके चुप हो गया, 4 लोग आए, 4 लोगों ने समझाया अरे कोई बात नहीं, उसको गुस्सा लग गई होगी, उसने मार दिया, ये हो गया वो हो गया। अब ये बार बार होगा और बार बार गुस्सा लगेगा, बार बार। एक बात बताइए, हम हमेशा किसके ऊपर गुस्सा उतारते हैं? आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप अपने बॉस को जाके बोल सकते हो चुप रह, शांत रह, हैं? आज मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा बोले एक झापड़ दूंगा। नहीं बोल सकते ना। लेकिन आप जिस ऑटो रिक्शे से जा रहे होते हैं, उसके ऑटो ड्राइवर को तुरंत बोल देते हैं। हमसे जो कमजोर है उस पे हमेशा हम अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसके ऊपर हमें बहुत गुस्सा आता है, उसके ऊपर हमारा बहुत पावर है। बट केवल सर फिर ऐसे तो घर ही नहीं बचेंगे ना, मतलब फिर मतलब आजकल सबको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, सब चाहिए। और मेरा उस देखिए, चक्कर में फिर आई हैव सीन अ रिलेशनशिप कि नहीं उसके नहीं हस्बैंड ने उसको थप्पड़ मारा, उसने वही थप्पड़ मूवी देखी, कहती है उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और वो सेपरेट हो गए। नहीं नहीं, सेपरेट होना, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझे नहीं फिर मेरी बात। सेपरेट होना समस्या का समाधान नहीं है। एक बात बताइए, सेपरेट होने से क्या वाइफ का नुकसान हुआ, हस्बैंड का नहीं हुआ? दोनों का नुकसान हुआ। दोनों का नुकसान हुआ, बट है ना जैसे मतलब कई सेपरेट, बार ना फीमेल्स को चुप भी रहना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब वो सबने ये समझाया, सबने समझाया सॉरी 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 और वो सब ठीक हो गया। बट नहीं नहीं, मैं मतलब मेरी बात दूसरी सुनिए। का थप्पड़ खाई। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, यहाँ गलती क्या है। सेपरेशन के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझिए। आपको थप्पड़ पड़ा, अगर उस थप्पड़ की गूंज आपके भीतर तक रह गई, तो वो थप्पड़ बार बार रिपीट। लेकिन थप्पड़ आपको पड़ा और गूंज सामने वाले की भीतर रह गई, तो दोबारा कभी नहीं आएगी। गूंज से मतलब है उसका अफेक्ट, समझ रहे हो आप? अगर आपको थप्पड़ पड़ा और आपके हस्बैंड को पेन सहना पड़े, तो दोबारा वो मारने से पहले 10 बार सोचेगा। और पेन सिर्फ फिजिकल वायलेंस वाला पेन नहीं होता, पेन सिर्फ फिजिकल वायलेंस का पेन नहीं है, इमोशनल पेन बहुत बड़ा पेन है।
आपने सुना नहीं है, औरतें हस्बैंड को उंगली पे नचाती है? माँ कहती है तो जोरू का गुलाम हो गया, बहन बोलती है जब बस से भाभी कहने की आई है। बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये मजाक होता मेरी। है, ऐसा क्यों नहीं होता है? होता है। देखिए, आपको अपने हस्बैंड के लिए नहीं लगेगा, लेकिन अपने भाई के लिए हमेशा लगेगा। सही है, बिल्कुल। हम्म? लगता है ना कि आपका भाई जोरू का गुलाम हो गया? क्यों लगता है? एक आप ही का हस्बैंड खराब है, लेकिन आपकी बहन का हस्बैंड बहुत अच्छा है। एक आपकी नंद खराब है, बाकी सबकी नंदे बहुत अच्छी होती है। एक आपको सही मदर इन लॉ नहीं मिली है, बाकी आपकी माँ बहुत अच्छी मदर इन लॉ है। आपकी माँ आपकी भाभी के लिए इतना सब कुछ करती है, और आपकी मदर इन लॉ आपके लिए कुछ भी नहीं करती। कहिए मैं गलत कह रहा हूं तो? अगर वो मॉम और मदर इन लॉ में ह्यूज डिफरेंस है तो वो रहता नहीं, ही है, चाहे कुछ भी हो एक जाए। में आपकी आपकी भाभी है। सर अभी तो नहीं है। जब आपकी भाभी आएंगी तो आप देखिएगा, आपकी मम्मी आपकी भाभी के लिए बहुत करेंगी, और आपको लगेगा कि अरे मम्मी तो बहुत बदल गई है, ये ऐसे मदर इन लॉ थोड़ी होती है। और आपकी जो नंद होंगी ना, अगर उनको भी यही लगता होगा आपकी मदर इन लॉ के लिए। तो ये सब कुछ हमारा परसेप्शन है कि हम देखते कैसे। आप एक फीमेल की नजरिए से देख रहे हो कि ऐसा नहीं होता, एक मेल के नजरिए से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ही होता है। कभी भी मेल अकेला जीवन नहीं जी सकता, और कभी भी फीमेल अकेला जीवन नहीं जी सकती। तो सेपरेशन समझदारी नहीं है। जिंदगी की नाव को समझदारी से चलाना समझदारी। आपकी नाव में छेद ना हो, ये समझदारी। नाव में छेद कब होता है? जब लकड़ी कमजोर हो। ठीक? तो लकड़ी कौन है? आप दोनों। अगर एक लकड़ी कमजोर हो गई तो दूसरी लकड़ी डूब जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है दो लोगों के बीच में आपसी समझ होना। कभी हस्बैंड को गुस्सा आया तो वाइफ शांत हो गई, वाइफ को गुस्सा आया तो हस्बैंड शांत। ये है समझ। हर समय अगर सिर्फ हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो ये नहीं चलेगा। हर समय सिर्फ वाइफ को गुस्सा आ रहा है, ये नहीं चलेगा। ठीक? अगर दो, मैं नाम मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। नोएडा की एसीपी क्राइम थी विभा पांडे। एसीपी क्राइम, जो बंदी पूरे नोएडा का क्राइम संभाल रही थी, उसका पति उसको मार। सोचिए। अब उसको किस चीज का डर था बताइए? वो वो अकेले अपना जीवन नहीं चला सकती थी, लेकिन वो फिर भी मार खा के चुप हो जाती थी। और क्यों मार पाता था? क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी कमजोर है। अरे बाहर क्यों जाए, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरी बहन का हस्बैंड, एक बार उसने मेरी बहन को किसी बात के लिए डांटा, और खूब डांटा। मेरी बहन भी लड़ पड़ी, उसने मार दी। जब सारी बात मुझे पता चली, तो मेरी बहन की भी गलती थी, उसकी भी गलती थी, लेकिन उसने मार दिया। मैंने उसके पापा को फोन किया और ये बोला कि एक पैर के ऊपर अपना पैर रख के दूसरा पैर चीर के फेंक दूंगा, दो टुकड़े कर दूंगा। उसके बाद से वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता, हमारी बातचीत बंद। लेकिन आज तक कभी उसने डिसरिस्पेक्ट से मेरी बहन से बात नहीं। क्यों नहीं की? क्या सच में मैं उसको चीर के फेंक देता? नहीं।
लेकिन उसके दिमाग में ये आ गया कि इसके पीछे इसका भाई है जो मेरे घर तक मुझे डांट खिला दे। मैंने उसके पापा को बोला था, तो उसके पापा ने अपने बेटे को डांटा। अब ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन अगर उसके पापा बेवकूफ होते तो क्या होता? उसके पापा बोलते अरे मेरे बेटे को ऐसा कैसे बोल दिया, अब तो मेरा बेटा रोज मारेगा, नहीं तू तू ले जा अपनी बहन को। होता ना ऐसा? मेरे पापा चाचा सब यही सोच रहे थे कि बात फालतू बढ़ा रहा, बात फालतू बढ़ा रहा, बात फालतू बढ़ा रहा। तो कई बार बोलना बहुत जरूरी होता है, कई बार चुप रहना भी बहुत जरूरी होता है। अब आपको ये समझना है कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोल। जब तक पानी सहने लायक है मत बोलिए। जब तक पानी सहने लायक है मत बोलिए। लेकिन जिस दिन लगे कि इस पानी में आप डूब रहे हो, आपका अपना अस्तित्व कम हो रहा है, उस दिन शांत भी मत रहिए। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ औरतें ही अत्याचार सहती हैं, बहुत सारे मेल्स भी अत्याचार सहते हैं। और मैंने बहुत सारे मेल्स सहते देखे। तो आपको ये सारी चीजें बताने के पीछे रीजन क्या है कि आप सोसाइटी में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करोगे। सर मेल की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है इस समय, जब वो मतलब इस तरह से प्रताड़ित होता है ना, तो मेल तो हाँ, किसी से बोल भी नहीं पाता है। मतलब फीमेल तो फिर भी सबसे बोल लेती है, लेकिन मेल किसी से नहीं बोल पाता। उस समय मेल की बुरी बहुत बहुत बुरी हालत होती है बताता सर। है ना अपनी स्पेशल फ्रेंड को, अरे क्या बताऊं आज इसने बहुत टॉर्चर किया, परेशान करके रखा है। ऐसा नहीं है, बताता है। बस हम सुनने वाले होने चाहिए। बोलता हर कोई। चलिए, आज आपका समय बहुत खराब कर दिया। धन्यवाद। कॉल पे बताइएगा ना सर, वो अपनी बात दो चीज का वो था। एक तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट द्रव्य जो आप बता रहे थे कि ये चीज लेने से बहुत अच्छा होता है, बट अगर किसी को गर्मी ना हो तो फिर वो फायदा करेगा। वो किस शायद चीज हमारा की? रह गया था। किस चीज खरड़ आपने बताया था कि क्या चीज है, सॉट। हम क्या चीज पढ़ की रहे थे मतलब? उसमें, किडनी के लिए आप कुछ बता रहे थे कि ये बहुत अच्छी रहता है उसके लिए। पुनर्नवा किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज है। गोखरू पुनर्नवा और शंखपुष्पी तीनों कच्चा लीजिए, इसको पीस के जूस बना लीजिए और ये खाली पेट पी जाइए रोज, सिर्फ 15-20 ml। पुनर्नवा, गोखरू और शंखपुष्पी, पर तीनों को एकदम नेचुरल आपको लेना, पत्ते वत्ते सूखे उके नहीं। अब देखिए कैसे क्या क्या चीजें हैं इसमें। पुनर्नवा जो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को इंप्रूव करेगा, सर्कुलेशन स्मूथ करेगा। गोखरू जो है वो एक्सेस टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन रोकेगा। और शंखपुष्पी जो है वो बहुत हद तक आपके एक्सक्रीटरी हॉर्मोन्स रेगुलेट करेगा। ठीक, तो इससे आपकी किडनी हेल्दी रहे। तो अगर किसी इंसान का ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी चीजें बढ़ी हुई हैं, या कोई इंसान ऐसा है जिसको क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, शुरुआती दौर है, 1-1.5 के करीब क्रिएटिनिन है अगर किसी का, तो ऐसे इंसान को खाली पेट कुछ दिन तक ये पिला दीजिए, मैजिकल चेंज देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर 2 से ऊपर है तो फिर कुछ नहीं फायदा होगा। क्रिएटिनिन अगर 2 से ऊपर चला गया है तो कुछ फायदा नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। क्योंकि तब आपकी किडनी ऑलरेडी काफी डैमेज में होगी। ये किडनी को रिपेयर नहीं करता, ये सिस्टम को रिपेयर करता, जिससे किडनी सेल्फ हील करती है। सर ये सर ये तो किडनी प्रॉब्लम कहाँ से में, लाना पड़ेगा? सॉरी, ये किडनी के किसी भी प्रॉब्लम में ये रेमेडी इफेक्टिव है? मैंने बताया ना कि ये तीनों दवाएं, तीनों चीजें अलग अलग काम कर रही हैं। किडनी अपना काम ढंग से खुद करेगी। एक ने अच्छा हार्मोन दिया किडनी का फिल्ट्रेशन अच्छा करने को, एक ने अच्छी ब्लड सप्लाई दी, है ना? तो जब ये 2 चीजें हो गई तो तीसरी चीज क्या होती है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा ना बने। मतलब आपका लिवर कम से कम टॉक्सिन्स बनाए। सर बट इसे कंज्यूम कैसे करना है? आपने बोला नेचुरल, तो फिर ये नेचुरल मार्केट में मिलता है?
अरे पार्क में मिल जाएगा आपको, दिल्ली के हर पार्क में मिल जाएगा। ये पुनर्नवा, गोखरू हाँ एंड शंखपुष्पी। इसको घास के वो जो पत्तियों के रूप में हाँ लाना है, हाँ, फिर उसका तीनों निकाल कर तो तीनों घास घास जैसे हर पार्क में मिल जाएंगे। बस आपको एक बार इंटरनेट पे देख के पहचानना है, फिर जाके तोड़ के लाना, पीस के जूस बना के पी जाना है। समान मात्रा में होनी चाहिए तीनों चीजें। अरे थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ मेजर नुकसान नहीं। मैं वही चीजें आपको बताता हूँ जो बहुत सेफ है। सर तो आपने एक बार कहा था कि फॉर हाउ मेनी डेज टू बी टेकन? जब तक आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, 10-15 डेज में चेंजेस दिखने लगेंगे। 10-15 डेज में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो 10-15 डेज और कंटिन्यू कर लीजिए, महीने भर पी लीजिए। सर आपने कहा था कि मोटापा होना मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स होना, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं तो कफ करेंगे पड़ता करेंगे, है। मेटाबॉलिज्म आने वाला है, आने वाला है। ठीक है सर। सर उसका एक और मेरे पास रिस्पॉन्स था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजने वाली थी, जो आपने मेडिसिन बताया था कफ के लिए। मैंने हाँ अपने क्लाइंट को ही बताया था सर, 2 महीने से सर्दी उसकी जा नहीं रही थी, एक ही बार लिया उसने कल रात को और उसको सही हो गया और सुबह क्लास में आ गई। क्या बात है शिल्पा जी, पेटेंट करा लीजिए, बहुत काम आएगा। तो सर ऐसी आप दो चार आप जो भी समझते हैं सर बताइएगा ना जरूर से। देखिए ये सब चीजें ना अचानक से आती हैं, क्योंकि दिमाग में है बहुत सारी चीजें। जब कोई विषय आता है तो उसमें मैं बता देता हूँ तो लिख लीजिए। अब ऐसे याद करके लेके आऊंगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ चीजें कहीं फायदेमंद है, कुछ चीजें कहीं नहीं फायदे, कुछ चीजें आप नहीं दे सकते। जैसे जो मेडिसिन है, जब तक सप्लीमेंटेशन है तब तक तो आप एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिनल वैल्यू में आता है आप एडवाइस नहीं कर सकते, कितनी भी अच्छी चीज। तो वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि आयुर्वेदा बैकग्राउंड होने की वजह से ना बहुत सारी दवाएं पढ़ने से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मैं कई बार भूल जाता हूँ चीजें। अब जैसे एक दिन मैं फातिमा जी से बात कर रहा था, मैं भूल गया था कि कौन सा हार्मोन काम करता है आपके ब्लड प्रेशर के लिए। एक दिन शायद क्लास में ही कुछ सिंपल जी ने पूछा था, मैंने कहा कि हर चीज याद नहीं रहती, तो दिमाग है, हर चीज नहीं निकलती। तो अगर कुछ ऐसी रेसिपी निकल जाए, कुछ ऐसा नुस्खा निकल जाए तो नोट कर लिया करिए। तो सर ये गोखरू मोटापे पे भी काम करेगा ना सर, जब आप बोलो नहीं टॉक्सिन्स। मोटापे पे मत जाइए भैया, काहे मोटापे पे जा रहे हैं? मोटापा बहुत बुरी बुरी बीमारी है, मेरे पास भी है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू Thank सर, शुभ रात्रि। you. थैंक यू सर। लंबी थैंक यू।